नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 19 मार्च 2023। आज संडे दोस्तों, न्यूज़ कम है, 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी 2 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक देखिए, कोच्चि फियास्को, एनजीटी बेंच इंपोसेस 100 crore पेनाल्टी ऑन कॉर्पोरेशन। देखिए, कोच्चि के पास में ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में जो आग लगा था उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो किया था करीब 1 हफ्ते पहले। तो अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का बेंच कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर 100 crore रुपीस का पेनाल्टी इंपोज किया है, वो हम देखेंगे। फिर इंडिया का समुद्रयान मिशन जो डीप सी ओशन मिशन है उसके बारे में एक न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना ने मिलकर ऑयल पाइपलाइन को इनोग्रेट किया है। बेसिकली आसाम से लेके बांग्लादेश तक एक ऑयल पाइपलाइन है 131.5 किलोमीटर का, इसमें से डीजल पहुंचाया जाएगा आसाम से बांग्लादेश तक। तो इसका इनोग्रेशन हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। फिर एकलव्य स्कूल्स के बारे में एक छोटा सा न्यूज़ है, तो EMRS बेसिकली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में इस वीडियो का एंगेजमेंट को बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज़। कोच्चि फियास्को, एनजीटी बेंच इंपोसेस 100 crore पेनाल्टी ऑन कॉर्पोरेशन। GS पेपर 3, मैन मेड डिजास्टर्स, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये सब में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, करीब 2 हफ्ते पहले केरला का कोच्चि सिटी के पास में ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगा था। ब्रह्मपुरम बेसिकली कोच्चि सिटी का पास में एक जगह है दोस्तों, जहां पे सिटी का पूरा वेस्ट मटेरियल जो है ना उसे डंप किया जाता है। उधर एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी है। वो एरिया बहुत बड़ा है, कम से कम 100 एकड़ का एरिया है, जहां पे बहुत सारे वेस्ट पड़ा हुआ है। उसमें प्लास्टिक वेस्ट है, ग्लास वेस्ट है, मेटालिक वेस्ट है। ठीक है, तो 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, इस वेस्ट डंप के ऊपर आग लग गया। समर सीजन है तो आग बहुत जल्दी फैल गया। फैलने के बाद बहुत ज्यादा धुआं उठने लगा, है कि नहीं। अब देखिए, प्लास्टिक जब जलेंगे उससे जो धुआं उठता है दोस्तों, वो काफी टॉक्सिक रहता है, काफी कार्सिनोजेंस वगैरह रहते हैं। ये बात आपको पता है। लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकता है। जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन है, उन और बूढ़े लोग हैं, उन सबको सबसे ज्यादा ये अफेक्ट कर सकता है। वैसे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हैं। तो अब न्यूज क्या आया है दोस्तों, देखिए, ये जो आग लगा 1 हफ्ते तक जलता रहा और जो टॉक्सिक फ्यूम्स है वो उस आग से उड़ता रहा। इस वजह से उस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के 10 किलोमीटर रेडियस में जितने लोग रहते थे उन सबको सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली ये किसकी गलती है? ये जो ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है ना, ये एक्चुअली कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अंडर आता है। कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना। उसके लिए उन्होंने अलग अलग कंपनीज को करोड़ों रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था, पर करप्शन की वजह से या फिर कुछ और रीजंस की वजह से यह सब हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये वेस्ट इस तरह इधर पड़ा रहा, इस वजह से इसमें आग लगा ना। तो एक्चुअली इट्स ए मैन मेड डिजास्टर, जिस वजह से इतना बड़ा एक हेल्थ कंसर्न हुआ है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर 100 crore रुपीस का एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन इंपोज किया है फॉर इट्स कंटिन्यूइंग नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज रिजल्टिंग इन ए क्राइसिस एट इट्स डंपिंग साइट इन ब्रह्मपुरम फॉलोइंग ए मेजर फायर ऑन March 2। समझ गए? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इधर इन्वॉल्व हुआ है, कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर 100 crore का फाइन इंपोज किया है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल साहब ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर किया है, ये जो पैसे है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा और इन पैसों से लोगों ने जो हेल्थ इश्यूज फेस किया टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करके, उसे एड्रेस करना है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच ने बोला है कि स्टेट एंड इट्स अथॉरिटीज एक फेलियर रहा है। उन्होंने स्टैट्यूटरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को वायलेट किया है, इवन ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भी वायलेट किया है। मतलब देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारे ऑर्डर्स आया है दोस्तों, किस तरह सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है करके। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इधर वायलेट किया है स्टेट एंड इट्स अथॉरिटीज ने, एंड स्टैट्यूटरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जितने भी हैं उसे भी वायलेट किया है। उन्होंने यह भी बोला है दोस्तों, अब तक स्टेट अथॉरिटीज ने किसी को भी अकाउंटेबल नहीं बनाया है इस क्राइसिस के लिए।
मतलब किसी को भी अभी तक प्रोसिक्यूट भी नहीं किया। देखा जाएगा तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में इस तरह के ऑफेंसेस के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए काफी सारे प्रोविजंस अवेलेबल है। ये सबको अभी तक स्टेट अथॉरिटीज ने यूज नहीं किया है, मतलब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा है। तो अब हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं। एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर्म्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। इनका काम यह है दोस्तों, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये सबसे रिलेटेड अगर कोई केसेस है उन्हें इफेक्टिव तरीके से एक्सपेडिशियसली सॉल्व करना। ठीक है। नाउ विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप ए स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल। देखिए, देखा जाएगा तो दुनिया भर में इस तरह के एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल केवल 2 और कंट्रीज के पास है, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड। तो जैसे एनजीटी एस्टैब्लिश हुआ तो इंडिया थर्ड कंट्री बन गया वर्ल्ड में जो इस तरह एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल सेटअप कर रहा है। बेसिकली एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस में, या फिर आप बोल सकते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल सेटअप किया है इंडिया ने। ठीक है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 3 कंट्रीज हैं जिनके पास इस तरह एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल है। एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अगर एनजीटी के पास एक केस आता है दोस्तों एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड या फिर कोई प्रोटेक्शन या पोल्यूशन से रिलेटेड, 6 महीने के अंदर उस केस को डिस्पोज करना है, मतलब सोल्व करना है। एनजीटी का 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग्स है दोस्तों। न्यू दिल्ली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में रीजनल बेंचेस भी है। ठीक है। The tribunal has jurisdiction over all civil cases involving substantial question relating to environment। तो environment से related cases के ऊपर orders देने का, उन्हें डिस्पोज करने के लिए जो कुछ भी प्रोविजंस यूज करना चाहिए वो सबके लिए जुरिस्डिक्शन ट्राइब्यूनल के पास है। नाउ अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का पोजीशन को क्लियर किया था। उन्होंने बोला पोजीशन as a unique forum endowed with suo motu powers to take up environmental issues across the country। क्या है दोस्तों suo motu? suo motu मतलब at one's accord या फिर on its own motion, मतलब किसी से कंप्लेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं है। अगर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को ये लगता है कि कहीं पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है या फिर एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसे हमें उनमें उस केस में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो अपने आप केस को टेकअप कर सकता है। ये पावर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास है करके सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 को डिक्लेयर किया था। ठीक है। मतलब देखिए, अब कोच्चि में इस तरह फायर लगा है, मान लीजिए किसी ने कंप्लेंट ही नहीं किया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास। अगर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को यह पता चलता है, कोई मीडिया से पता चलता है, न्यूज़पेपर से पता चलता है या किसी से पता चल जाता है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है अपने आप ये केस को टेकअप कर सकता है। इस तरह एनजीटी के पास पावर है करके सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 को डिक्लेयर किया था। नाउ एनजीटी बाय एन ऑर्डर कैन प्रोवाइड, अब एनजीटी के कुछ पावर्स के बारे में दिया हुआ है। रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल डैमेज। मतलब देखिए, अब कोच्चि फायर के बारे में ही बात करते हैं। अब कोच्चि में टॉक्सिक फ्यूम्स की वजह से जितने लोगों को हेल्थ एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुआ है, उनके लिए कॉम्पनसेशन एनजीटी ने अवार्ड किया है। देखिए एनजीटी ने क्या बोला है, 100 करोड़ रुपीस कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना होगा। तो एनजीटी के पास इस तरह रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन अवार्ड करने का पावर है। फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, रिकवर। अगर किसी का प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज हुआ है, उसे रिकवर करने का या फिर रिकवर करना है करके, रिकवर करके या रिस्टोर करके देना है करके कोई एक अथॉरिटी को वो ऑर्डर कर सकता है। ठीक है। एंड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ एनवायरमेंट फॉर सच एरिया और एरियाज एज द ट्राइब्यूनल में थिंक फिट, मतलब कोई एक एरिया को किसी ने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, उसे भी रिस्टोर करना है करके वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। So the NGT deals with civil cases under the 7 laws related to the environment. These include, now this is very important, इंडिया में environment protection या conservation से related mainly 7 laws हैं। तो इन 7 laws के प्रोविजंस के बेसिस पर NGT अपना ऑर्डर्स जो है पास करते हैं। कौन कौन सा है देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है। सबसे पहला तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है, फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980,
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन से रिलेटेड लॉ आया था इंडिया में 1974 में, फिर 7 साल के बाद एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन से रिलेटेड लॉ आया। ठीक है, तो पहला वाटर प्रोटेक्शन था, फिर एयर प्रोटेक्शन का लॉ आया था इंडिया में, फिर जाके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का आया 1986 में। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया इस पूरा इश्यू के बारे में। अब हम अगला न्यूज डिस्कस करेंगे, इंडिया स्वीट्स अप फॉर डीपेस्ट डाइव एट जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में न्यूज आपको काम आएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी दैट इज NIOT चेन्नई इंडिया का डीप सी ओशन मिशन दैट इज समुद्रयान मिशन के लिए रेडी हो रहा है। इस मिशन के लिए इन्होंने एक इंडिजिनियसली सबमर्सिबल व्हीकल भी डेवलप किया है, मलसिया 6000 का मतलब है ये जो व्हीकल है 6000 मीटर्स डीप जाएंगे। एक्चुअली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इंस्पायर हुआ है जेम्स कैमरून से। जेम्स कैमरून के बारे में आपने सुना होगा, कैनेडियन अमेरिकन फिल्म मेकर है, काफ़ी सारे पॉपुलर मूवीज इनके नाम पर है, टाइटैनिक, एलियन, प्रेडेटर एंड द लेटेस्ट रिलीज्ड अवतार सीरीज ऑल्सो। इन्होंने मार्च 2012 में पैसिफिक ओशन का मरियाना ट्रेंच में इसी तरह एक व्हीकल में मिशन पर चले गए थे। 10,908 मीटर्स डीप वो गए थे। हमारा जो मिशन है समुद्रयान मिशन, ये उतना डीप तो नहीं जाएंगे, 6000 मीटर्स ही जाएंगे। फिर भी आप ये बोल सकते हैं जेम्स कैमरून से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है इंस्पायर हुआ है। जो भी है दोस्तों, ये जो मिशन है हमारा समुद्रयान मिशन, ये लेट 2024 और 2025 में होने वाला है। अगर ये सक्सेसफुल होगा देन इंडिया विल बी एमंग 6 कंट्रीज टू हैव पायलटेड ए क्रूड अंडर सी एक्सपेडिशन बियॉन्ड 5000 मीटर्स। तो अभी तक दुनिया में केवल 5 कंट्रीज 5000 मीटर्स के नीचे क्रूड मिशन को भेजा है। तो इंडिया का समुद्रयान मिशन अगर सक्सेसफुल होगा तो इंडिया 6th कंट्री होगा। वैसे आप सोच रहे होंगे 6000 मीटर से नीचे क्यों नहीं जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का कहना यह है, इंडिया सीबट एंड द रेलेवेंट जोन्स विद इकोनॉमिक पोटेंशियल आर नॉट डीपर देन 6000 मीटर्स। देखिए ये जो डीप सी ओशन मिशन कंडक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि डीप सी को एक्सप्लोर करना चाहता है। डीप सी में क्या है ना दोस्तों, काफी सारे आपको मेटालिक नोडुल्स मिल जाएगा जिसमें से आप रेयर मेटल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और भी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह मिल जाएगा। तो ये सबको एक्सप्लोर करना काम है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का कहना है इंडिया का सीबड एंड द रेलेवेंट जोन्स जिसका इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो 6000 मीटर से नीचे नहीं है। एंड आवर टेक्नोलॉजी एंड व्हीकल्स आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर आवर नीड्स। तो हमारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम ये जो व्हीकल है इसे डेवलप किया है। ठीक है, सो समुद्रयान और द जर्नी इनटू द सी एंड NIOT मिशन कैन बी conceptualized as the reverse of the forthcoming गगनयान मिशन। देखिए गगनयान मिशन भी तो होने वाला है ना 2024 या 2025 में, इसका रिवर्स है समुद्रयान मिशन जो है। गगनयान मिशन ऊपर की तरफ है तो समुद्रयान जो है नीचे की तरफ है। ठीक है, however the journey to the ocean depths will likely be far more comfortable than a sojourn into the space। देखिए स्पेस मिशन और समुद्रयान मिशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। समुद्रयान मिशन उतना रिस्की नहीं है जितना स्पेस मिशन है। ठीक है, तो ये जो समुद्रयान मिशन में मलसिया 6000 के अंडर 3 नेविगेटर्स बैठेंगे और ये कहां पे डाइव करेंगे, कन्याकुमारी से 1500 किलोमीटर दूर एक जगह में डाइविंग होगा और ये मिशन 12 घंटे तक लास्ट करेंगे। ठीक है, एंड एट ए डेप्थ ऑफ 6000 meters the weight of water would be nearly 600 times that at sea level which make the pressurized hull the most important component of the submersible। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है जितना आप पानी के नीचे जाओगे उतना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए 6000 मीटर्स नीचे चला गया तो 6000 मीटर्स के ऊपर जितना पानी है ना वो पूरा पानी का वेट जो है इस व्हीकल के ऊपर आएगा, है कि नहीं। इसलिए मलसिया 6000 का ये जो प्रेशराइज्ड हल जो है, जो ये कैबिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस मिशन का, और इसे डेवलप किया है ISRO ने। सो मलसिया 6000 का एंटायर जर्नी को फिल्म किया जाएगा 12 कैमरा में से, जो इस व्हीकल का चारों तरफ फिटेड है और इन कैमरास का 360 डिग्री व्यू भी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल सीबट अथॉरिटी 750,000 स्क्वायर किलोमीटर्स अलोकेट किया है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में टू कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी माइनिंग। अब आप पूछोगे इंटरनेशनल सीबट अथॉरिटी क्या है। देखिए आप सबको पता है दोस्तों, हर एक कंट्री का
टेरिटोरियल सी होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ये सब एक एक कंट्री का जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है दोस्तों। इसके बाद जो हाई सीज आता है दोस्तों, या फिर जो इंटरनेशनल सी है, उधर अगर आपको इस तरह के मिशंस कंडक्ट करना है या फिर एक्सप्लोरेटरी माइनिंग कंडक्ट करना है तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का परमिशन लेना जरूरी है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी फॉर्म हुआ था अंडर द 1982 यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, उनक्लोज जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सीबेड को रेगुलेट करने वाला काम है ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का। तो इन्होंने 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में हमारे लिए अलोकेट किया है एक्सप्लोरेटरी माइनिंग कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। Now, this will mean scouting polymetallic nodules that lie on the seabed. तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, seabed में polymetallic nodules है दोस्तों, जिसमें से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स के हिसाब से 380 मिलियन टन्स ऑफ ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट है दोस्तों सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, जिसमें से हम कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज जैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यूनियन कैबिनेट 2022 में 4,000 करोड़ रुपीस डीप ओशन मिशन अप्रूव किया था, जिसे पायलट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। नाउ just this month the United Nations passed a treaty. India too has committed to this that seeks to protect 30% of world's ocean by 2030. देखिए आपको शायद याद होगा पिछले संडे या उससे पिछले संडे मैंने आपको बोला था हाई सी ट्रीटी के बारे में। रीजनली यूनाइटेड नेशंस ने ये ट्रीटी पास करवाया था। ये ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, 30% ऑफ वर्ल्ड्स ओशन को प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। तो इस ट्रीटी में बेसिकली हाई सी को प्रोटेक्ट करने के बारे में काफी कुछ प्रोविजंस है। हाई सी मतलब जो किसी भी कंट्री का जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। सो द हाई सीज ट्रीटी एज इट इज नॉन सीक्स टू कंजर्व मरीन एनवायरमेंट्स एंड रेगुलेट माइनिंग एंड कमर्शियल प्रोस्पेक्टिंग इन द हाई सीज। तो हाई सीज में जो मरीन एनवायरमेंट है उसे कंजर्व करना है। उधर अगर किसी भी कंट्री का माइनिंग एंड कमर्शियल कुछ ऑपरेशन हो रहा है उसे रेगुलेट करने का काम है इस हाई सीज ट्रीटी का। तो ऑलरेडी इंडिया ने भी कमिट किया है इस ट्रीटी में। इंडिया ने भी बोला है कि हम भी यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करेंगे 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए 2030 तक, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए हाई सीज जो है, जो किसी भी कंट्री का जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, दैट एनकॉम्पस अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ ओशन। तो अर्थ ओशन का 2/3 जो है हाई सीज है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला न्यूज है, मोदी हसीना ओपन 131.5 किलोमीटर ऑयल पाइपलाइन टू बांग्लादेश, जीएस पेपर टू इंडिया नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम। ये देखिए दोस्तों, ये जो पाइपलाइन है सिलीगुड़ी में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से बांग्लादेश का दिनाजपुर तक डीजल पहुंचाने में काम आएगा। टोटल लेंथ है दोस्तों 131.5 किलोमीटर। इसमें बांग्लादेश पोर्शन 126.57 किलोमीटर है और इंडियन पोर्शन केवल 5 किलोमीटर है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इस पाइपलाइन को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम दिया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो आसाम का नुमालीगढ़ रिफाइनरी का मार्केटिंग डिपो जो सिलीगुड़ी में है उधर से डीजल को पहुंचाएंगे पार्वतीपुरी नॉर्थन बांग्लादेश तक। यही मैंने आपको इधर दिखाया दोस्तों, इधर आपको नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड दिख रहा है। इस नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का मार्केटिंग डिपो है सिलीगुड़ी में, तो सिलीगुड़ी से दिनाजपुर तक डीजल पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ इस इनिशिएटिव को वेलकम करते हुए मिस शेख हसीना ने मिस्टर मोदी जी को और मिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम को थैंक यू कहा है, बट स्किप्ड एनी मेंशन ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए वैसे देखा जाएगा तो शेख हसीना जी को थैंक यू बोलना चाहिए, मोदी जी को, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम को और चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल को, ठीक है। पर इधर शेख हसीना जी ने जानबूझकर ममता बनर्जी जी को छोड़ दिया है। इसका रीजन यह है दोस्तों, बांग्लादेश आजकल खुश नहीं है रिगार्डिंग द प्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट बंगाल दैट मे डाइवर्ट द वाटर्स ऑफ द टीस्टा रिवर एंड हैव बीन इन द मिडल ऑफ ए स्टॉल नेगोशिएशन फॉर मोर देन अ डिकेड। देखिए टीस्टा वाटर शेयरिंग इश्यूज के बारे में आपको पता होगा दोस्तों। टीस्टा रिवर ओरिजिनेट होता है ईस्टर्न हिमालयाज में, सिक्किम, वेस्ट बंगाल जैसे इंडियन स्टेट्स के थ्रू फ्लो होके बांग्लादेश में पहुंचता है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलती है, ठीक है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में।
तो टीस्टा रिवर का वाटर शेयरिंग को लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी सालों से इश्यूज चल रहा है दोस्तों। इंडिया बेसिकली इधर अपर राइपेरियन स्टेट है, तो इंडिया अगर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह टीस्टा रिवर में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो भी ऐसी बात है बांग्लादेश को कम पानी मिलेंगे। तो इसलिए बांग्लादेश और इंडिया के बीच में काफी सालों से टीस्टा वाटर शेयरिंग से रिगार्डिंग डिलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस चल रहा। तो वेस्ट बंगाल ने रीजनली प्लान किया है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड कैनाल्स भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए दार्जिलिंग के पास। एक्चुअली वेस्ट बंगाल का प्लान यह है दोस्तों, जलपाईगुड़ी एंड कुछ बिहार में एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए टीस्टा वाटर्स को डाइवर्ट करना है। अब इससे बांग्लादेश खुश नहीं है, इसलिए शायद बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपना थैंक्स स्पीच में ममता बनर्जी को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, तो छोटा सा न्यूज़ था, होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको पता होगा, मैं आपको बताया नहीं, सिलगुड़ी जो है वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, अगला न्यूज़ है रिक्रूटमेंट प्रपोजल फॉर एकलव्य स्कूल्स लीव्स एक्सिस्टिंग टीचर्स इन ए बाइंड, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन में न्यूज़ आपको काम आएगा। अगेन एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को फाइनलाइज करने वाला है। ऑलरेडी वो 38,000 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ को रिक्रूट करने वाला है फॉर द 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। पर अब प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, ऑलरेडी इन स्कूल्स में 4,000 टीचर्स जॉब कर रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, इस वजह से ये अब थोड़ा सा परेशान है। ये न्यूज़ है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस किया है और एक बार मैं आपको बता देता हूं। EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स एक स्कीम है फॉर मेकिंग मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर इंडियन ट्राइबल्स, दैट इज ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स अक्रॉस इंडिया। इट स्टार्टेड इन द ईयर 1997-1998। तो बेसिकली इंडिया में ट्राइबल स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1997-98 में ये स्कीम लेके आया था। मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स मतलब क्या होता है, रेसिडेंशियल स्कूल्स माने उधर ही रिजाइड करना पड़ेगा, मतलब बच्चों के लिए बोर्डिंग वगैरह होगा, बेसिकली हॉस्टल्स होगा, उधर उन्हें स्टे करना पड़ेगा और पूरे एक्सपेंसेस जो है वो गवर्नमेंट बेयर करते हैं। ठीक है, इस तरह के स्कूल्स जहां पे आप रिसाइड करके पढ़ते हो ना, उसे रेसिडेंशियल स्कूल्स बोलते हैं। जैसे कि आपने जवाहर नवोदय स्कूल के बारे में सुना होगा, सैनिक स्कूल्स के बारे में सुना होगा, है कि नहीं। द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन शिंदे नासिक हैज बीन प्लान्ड बाय मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स टू give impetus to quality education in nearly tribal areas. EMA school follows the CBSE curriculum. तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बोला, इंडिया में अभी के हिसाब से टोटल 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है और इधर CBSE करिकुलम फॉलो किया जाता है। ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन इंपोर्ट करने के लिए EMRS डेवलप किया था। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, EMRS गाइडलाइंस ऑफ 2010 के हिसाब से at least one EMRS is to be set up in each integrated tribal development agency or integrated tribal development project having 50% ST population in the area। बेसिकली देखिए दोस्तों, जहाँ पे ST पॉपुलेशन या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज सेटअप किया जाता है। उसमें काफ़ी कुछ देखा जाता है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सब। तो ऐसे जहाँ पे भी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज है ना, उसमें एक EMRS होना चाहिए करके EMRS गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि एजुकेशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए। अब दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज में से कुछ न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे कुछ खास नहीं है दोस्तों, फिर भी 2-3 टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, नेचर करके एक पब्लिकेशन है दोस्तों, उसमें एक रीसेंट स्टडी पब्लिश हुआ। इट प्रोवाइड्स एविडेंस दैट हाई डोसेस ऑफ सुक्रोलोस, a calorie-free sugar substitute that is 600 times sweeter than sucrose and approved by Food and Drug Administration। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे FDA बोलते हैं, उन्होंने सुक्रोलोस को अप्रूव किया है। सुक्रोलोस बेसिकली एक स्वीटनर है दोस्तों, ये शुगर का एक सब्सटीट्यूट है और ये कैलोरी फ्री है। देखिए, शुगर कंज्यूम करने से क्या है ना, बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक होता है, तो शुगर का आजकल बहुत सारे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। कैलोरी फ्री शुगर आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रीसेंटली सुक्रोलोस करके एक स्वीटनर को अप्रूव किया है, क्योंकि ये कैलोरी फ्री है और ये नॉर्मल शुगर से 600 टाइम्स स्वीटर है दोस्तों। पर ये स्टडी रिपोर्ट ये कह रहा है दोस्तों, ये जो सुक्रोलोस है ना, इसे
हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकते। बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो टी सेल्स है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसका प्रोलिफरेशन लिमिट होगा अगर हम हाई सुक्रोलोज डोसेस इनटेक करेंगे तो। ठीक है, बस यही बताया हुआ दोस्तों और कुछ नहीं। बेसिकली सुक्रोलोज का इनटेक जो है, हाई डोसेस ऑफ इनटेक जो है हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली ये स्टडी रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि सुक्रोलोज जो है 100% सेफ है, इसलिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अप्रूवल दिया भी है। पर ये स्टडी रिपोर्ट ये कह रहा है इतना सेफ नहीं है सुक्रोलोज, हाई डोसेस का इंटेक अगर होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए मैगेलन स्पेसक्राफ्ट रिकॉर्ड्स वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन वीनस। इससे आपको क्या समझ में आ गया? वीनस के बारे में स्टडी करने के लिए नासा ने मैगेलन स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। तो मैगेलन स्पेसक्राफ्ट ने अपना रडार इमेजेस के थ्रू वीनस के सरफेस में एक्टिव वोल्केनिज्म को आइडेंटिफाई किया है दोस्तों। तो हमें यह भी समझना है वीनस का सरफेस में वोल्केनिक एक्टिविटीज होता है, तो ये आइडेंटिफाई किया है मैगेलन स्पेसक्राफ्ट जो है। ठीक है, so they identified a volcanic vent which grew larger and changed shape between two Magellan radar images taken 8 months apart। तो बेसिकली मैगेलन स्पेसक्राफ्ट ने एक इमेज लिया, इसके बाद उस इमेज में उन्होंने एक वोल्केनिक वेंट देखा। 8 महीने के बाद वही प्लेस में वही इमेज को उन्होंने कंपेयर किया तो पता चला ये एक्चुअली एक वोल्केनिक माउंटेन है जिसमें काफी सारे चेंजेस हो चुका है 8 महीने में। तब इन्होंने ये कंफर्म किया है कि वीनस सरफेस में वोल्केनिक एक्टिविटी है करके। फाइनल न्यूज, वर्ल्ड वाइड वाटर एक्सट्रीम्स इंक्रीजिंग सिंस 2002। देखिए द ग्लोबल इंटेंसिटी ऑफ वाटर साइकिल एक्सट्रीम्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 2002 टू 2021। वाटर साइकिल मतलब क्या होता है? आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। बेसिकली अर्थ का सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे जो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है दोस्तों, इसे वाटर साइकिल बोलते हैं। तो एक स्टडी रिपोर्ट ने बोला है कि 2002 और 2021 के बीच में वाटर साइकिल एक्सट्रीम्स जो है इंक्रीज हुआ है। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है दोस्तों, इस वजह से ये हुआ है, जिसे मोर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स हो सकता है फ्यूचर में। रिसर्चर्स ने यह भी बोला है दोस्तों, देयर वाज एन एक्सेस ऑफ इंटेंस ड्रॉट्स एंड एक्सट्रीम वेट इवेंट्स ड्यूरिंग 2015 टू 2021। तो देखिए 2015 और 2021 के बीच में एक साल में 4 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए थे। बेसिकली ड्रॉट्स हो गया, फ्लड हो गया, जिस वजह से जो डिसास्टर्स वगैरह होता है वो एक साल में 4 के हिसाब से हुए थे। पर 2015 से पहले का 13 साल अगर आप देखोगे ना, 3 हो रहा था। तो बेसिकली 2015 और 2021 के बीच में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।